ऐप को डाउनलोड कर लेना। और यहां पर साथियों मेरे अलग अलग प्रकार के बैच चल रहे हैं और यहां पर इस समय छूट भी चल रही है। आप आज ही जाकर साथियों ज्वाइन कर लेना। मेरे यहां पर ये सब्जेक्ट की क्लास होती है। पेपर 1 मैं खुद पढ़ाता हूं, हिंदी साहित्य मैं खुद पढ़ाता हूं, हिस्ट्री डॉक्टर सुरेंद्र पढ़ाते हैं, होम साइंस डॉक्टर नीलू पढ़ाते हैं, उसी प्रकार से एजुकेशन, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ऐसे तमाम सब्जेक्टों के हमारे यहां पर कोर्सेज चल रहे हैं। तो आप साथियों अगर फीस देने में सक्षम हैं, बहुत नाम मात्र हैं, तो यहां ज्वाइन करो। अगर आपको लगता है कि हम फीस देने में सक्षम नहीं है तो कोई बात नहीं, डॉक्टर लोकेश वाली है आपके लिए। आप बैच हनुमाना देखो, पेपर 1 वहां से। पर कुछ चीज ऐसी हैं जो आपके लिए दिक्कत करती हैं। मतलब आप पढ़ने बैठते हो तो कुछ चीजें आपको प्रभावित करती हैं, यानी इफेक्टिव डालती है। कुछ चीजें पॉजिटिव रूप में इफेक्टिव डालती है, कुछ चीजें नेगेटिव रूप में इफेक्ट डालती है। आइए उन्हीं पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों को आज हम पढ़ने का यहां पर प्रयास करते हैं। चलिए, हाँ बिल्कुल नहीं होंगे लेट। चलिए, अब देखो शिक्षण के प्रभावित होने के कारण, जैसे आज मैं क्लास में 5 मिनट लेट आया हूं, इससे आपका शिक्षण प्रभावित हो गया। इससे आपका शिक्षण प्रभावित हो गया कि 5 मिनट आपकी खराब हो गई। आप लोगों ने वेट किया कि सर आएंगे कि नहीं आएंगे, ये सब चल रहा था आपके मन में। ये बहुत सारी कारक ऐसे हैं, जैसे घर में आप पढ़ने बैठे और आपकी माँ ने कोई आपको काम बता दिया, भाई इससे भी आपका शिक्षण प्रभावित हो गया। जैसे कि मान लो मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं, ईवा आ गई, उससे भी शिक्षण प्रभावित हो गया। जैसे कि मैंने पढ़ा रहा हूं, गेट लग रहा है और बाहर से मैडम आ गई कि काम धंधा नहीं किया, पूरे बर्तन पड़े हैं, अभी वो कपड़े नहीं धोए हैं, पूरे दिन इस लैपटॉप में लगा रहता है, पूरे दिन कमरे में, और मुझे भी पिटने की नौबत आ गई, मुझे खुद की मेरी। तो इससे भी प्रभावित हो गया, है ना। इससे भी अपना प्रभावित हो गया मामला। एक बार लाइट और जला दूं, थोड़ा लाइट कम पड़ रही है। इससे भी अपना प्रभावित हो गया, शिक्षण प्रभावित हो गया इस चीज से भी। तो शिक्षण प्रभावित होने के बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे काम हैं। तो कैसे कैसे रहेगी, आइए उन चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। शिक्षण एक प्रभावी उपकरण है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि शिक्षण एक प्रभावी उपकरण है। शिक्षण एक प्रभावशाली उपकरण है। भाई बिल्कुल मैं इस बात को सत्य मान रहा हूं कि शिक्षण एक प्रभावशाली उपकरण है, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रभावशाली तो उपकरण है भाई, आप और मैं शिक्षण की वजह से जुड़ रहे हैं। हाँ, कल ना बहुत सारे बिल्कुल गोल्डन कुमार देखेंगे आपके कमेंट को। शिक्षण एक प्रभावशाली उपकरण है भाई, इतना प्रभावशाली है कि हीरो को जीरो और जीरो को हीरो बना देता है। अगर आप अच्छे पढ़ लिख गए ना तो आप हीरो बन जाओगे, अच्छी नौकरी लगेगी आपकी, है ना, अच्छी लाडी, अच्छी गाड़ी, अच्छा लाडा, हर चीज आपको मिलेगी लाइफ में, राइट। पैसे मिलेंगे, अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराओगे, बीमार हो जाओगे तो अच्छे कपड़े पहनोगे। मतलब जीवन को बदल देता है शिक्षण, धनी राम हो जाते हो आप लोग। तो शिक्षण बहुत सी चीज, सम्मान देता है, तो एक प्रभावशाली उपकरण तो इसमें कोई डाउट नहीं है। शिक्षण एक प्रभावशाली उपकरण है जिसके माध्यम से शिक्षक कक्षा में सकारात्मक वातावरण का निर्माण करता है। अब देखो, सकारात्मक और नकारात्मक का तो मतलब समझते ही होंगे आप लोग। सकारात्मक और नकारात्मक का तो मतलब समझते होंगे। शिक्षण एक प्रभावशाली उपकरण जिसके माध्यम से शिक्षक कक्षा में सकारात्मक वातावरण का निर्माण करता है। ठीक है, ओके। शिक्षण पर शिक्षक के मन। अब देखो, अब इस समय बात हो रही है शिक्षक की। अब अपने आप को आप ऐसे मान लो कि आप एक प्रोफेसर हैं, मान लो ऐसा। अरे भाई आज नहीं तो कल तो मानना पड़ेगा ही ना, जब कल आप प्रोफेसर बनोगे। आज सोचो कि आप एक कॉलेज में, सोचो ऐसे कि आप किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, किसी क्लासरूम में पढ़ाने के लिए गए, ठीक। शिक्षक पर शिक्षण, देखो शिक्षण होता है जो मैं इस समय पढ़ा रहा हूं, और शिक्षक मैं हूं। जैसे अभी वर्तमान में देखा था, शिक्षक तो मैं हूं, शिक्षण क्या है, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो है शिक्षण, ठीक। अब देखो, शिक्षण पर शिक्षक के मन, मस्तिष्क, ज्ञान, आचरण, वातावरण, आर्थिक स्थितियों,
प्रशासनिक नीतियों आदि का गहरा प्रभाव पड़ता है। अब बताऊं कैसे। अब मान लो मैं बिंदास तरीके से पढ़ा रहा हूं, मस्त एकदम गर्दा उड़ाते हुए इस समय पढ़ा रहा हूं। अगर मान लो कि मुझे कोई समस्या हो जाए, मानसिक समस्या हो जाए, कोई आचरण में अगर हम गलत भी मिसबिहेव कर देते हैं, तो उससे भी उससे भी शिक्षण इंपैक्ट होगा। मान लो कि मैंने गलत आचरण कर दिया, मान लो टीचर कोई भी गलत आचरण कर देता है, तो उससे भी इंपैक्ट होता है शिक्षण। ज्ञान अगर उसके अंदर कम है, जैसे मैं आप मान लो टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूं या मैथ पढ़ा रहा हूं, अगर मैं खुद ही मैथ नहीं जानूंगा अच्छे से, तो मैं आप लोगों को क्या सिखा पाऊंगा? तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। एक आचरण वातावरण, एक माहौल होना बहुत जरूरी है। क्या होता है? एक माहौल। जैसे कि क्या है कि मैं अपने इस रूम में रहता हूं, जहां पर मैं आपके सामने क्लास ले रहा हूं, मैं अपने इस रूम में जब रहता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ाना, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। लगातार एक बार पानी और क्या है ये, एक पानी और पीऊंगा, एक बार पानी भी पीऊंगा, पानी में लेके है ना, कि बहुत ही अच्छा लगता है। अगर जगह बदल लेते हैं फिर माहौल नहीं होता। जब थोड़ा सा वातावरण की जरूरत होती है कि यार यहां तो मैं टेबल कूट काट के पीट पाट के बढ़िया तरीके से चलता है। इसलिए वातावरण, आर्थिक स्थिति, प्रशासनिक नीतियों आदि का गहरा प्रभाव पड़ता है। इन्हीं आधार पर शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों के रूप में शिक्षक के व्यक्तित्व, देखो शिक्षक के व्यक्तिगत बौद्धिक और मनोवैज्ञानिक स्थितियों को भी देखा जाता है। हमारे एक टीचर थे जिसका नाम था टुन्या सर। मतलब ये यथार्थ, मतलब ये सत्य बता रहा हूं, सत्य घटना पर आधारित बात बता रहा हूं मैं आपको, मतलब सत्य घटना पर आधारित बात बता रहा हूं। जो एक नाम ही, मतलब गांव में नाम ही ऐसे होते हैं, किसी का नाम छीतरमल, किसी का नाम टुन्यामन। अब उसका नाम ही था उसका नाम टुन्नू सर कहते थे हम लोग तो यार। उसका नाम टुन्याराम था, टुन्याराम सर का नाम था टुन्याराम। संस्कृत पढ़ाया करते थे 10वीं क्लास तक, हमारे स्कूल में संस्कृत पढ़ाते थे 10वीं क्लास पर। नाम था टुन्याराम। टुन्याराम की जो मैडम है ना, वो कड़क थी एकदम, समझ रहे हो। टुन्याराम की ढिबरी कस के रखती थी वो। तो जिस दिन टुन्या स्कूल में आकर गुस्सा करता था, और उस दिन हम अंदाजा लगा लेते थे आज तो मतलब गुरुजी को मस्का लग गया, घर से है पिट कर आए हैं आज तो, कहीं ना कहीं मस्का लग गया है। तो इससे भी क्या है कि आपका टीचिंग ना इंपैक्ट डालता है। अगर मान लो कोई टीचर है, स्कूल में गया पढ़ाने के लिए, स्कूल में जानते सुबह सुबह उसके घर वाले ने ठोक दिया उसको, अच्छे से पीट दिया मजबूत। ऐसा हो सकता है ना भाई। योगेश हंस रहा है। मान लो योगेश प्रोफेसर बन गया, मान लेते हैं, बनेगा आज नहीं तो कल। योगेश प्रोफेसर बन गया, योगेश की जो घराड़ी है उसने योगेश को थोड़ा सा दबा दिया, मस्का दे दिया, सुबह सुबह पीट दिया, बेइज्जती कर दिया, मान लो ऐसा कर दिया हो। गेट लगा दिया, गेट गेट गेट। भाई मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता रहता है, ये निजी अनुभव बता रहा हूं योगेश, तेरे ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, मेरे साथ अक्सर ऐसा होता रहता है ना। तो क्या है कि योगेश को थोड़ा सा धमका दिया, ठकोर दिया अच्छे से। तो अब कॉलेज में जाके क्या करेगा? पढ़ाने का मन थोड़ा ना लगेगा इसका, बताओ लगेगा मन? पढ़ाने में बिल्कुल मन नहीं लगेगा। या तो बेवजह किसी से झगड़ेगा या किसी छात्रों को डांटेगा। अब कॉलेज में पीट तो सकता नहीं है, स्कूल के बच्चों को पीट भी लेता, अब कॉलेज में पीट भी नहीं सकता, क्योंकि अगर कॉलेज के बच्चों को पीट दिया तो वो बाहर पीट देंगे, तो बेवजह झगड़ा करेगा। तो इससे भी कहीं न कहीं शिक्षण पर इंपैक्ट आता है। भाई आता है नहीं आता है? सर मेरे साथ भी होता है कभी कभी। भाई योगेश विवाहित हो गया? आप ये बताओ सबसे पहले तो। मेरे साथ अपना निजी अनुभव बता रहा हूं, मेरे साथ तो होता है, मेरे साथ तो होता है। ओके, तो भाई समझ सकता होगा फिर तो तू। बीवियां बड़ी डेंजर होती हैं भाई, पीट देती हैं। राहुल कह रहे मेरे नंबर स्क्रीन पर शो कर रहा है, घबरा मत, तो खुद को करता है, खुद का खुद को ही करेगा, किसी और को नहीं कर रहा, चिंता ना करें।
मैडम तो बहुत सीधी है सर। हाँ हाँ, सही कह रही है। हाँ सही कह रही है, सही कह रही है, हम ही झूठे हैं। तो इन सब चीजों का भी प्रभाव शिक्षण पर पड़ता है। चाहे कोई कितना भी विद्वान टीचर क्यों ना हो, अगर उसकी फैमिली लाइफ अच्छी नहीं चल रही तो वो आपको अच्छा नहीं पढ़ा सकता। ये श्योर चीज है, तय है ये चीज। ओके, बौद्धिक और मनोवैज्ञानिक स्थिति को भी देखा जा सकता है। अब बताओ, इस लाइन में अगर कहीं पर भी आपको कोई समस्या हो तो मुझे बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है टीचिंग का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट टीचिंग का है जो हम इस समय पढ़ रहे हैं, ये वाला। क्या बताओगे कोई समस्या तो आपको नहीं है? बोलो, बताओ। किसी भी पंक्ति में कहीं से भी कोई दिक्कत हो तो बोलो, बताओ। सर, आर्थिक स्थिति प्रशासनिक नीति का प्रभाव समझा दो। बहुत बढ़िया। आर्थिक स्थिति का मतलब क्या होता है कि कोई शिक्षक है और उसको पारितोषिक बहुत कम मिल रहा है। पारितोषिक का मतलब तनख्वाह। जैसे कि इस प्राइवेट स्कूल वगैरह में तनख्वाह यही होती है 10-12 हजार रुपए के आसपास। प्राइवेट स्कूलों में कितनी तनख्वाह होती है? 10-12 हजार रुपए के आसपास होती है, मान लेते हैं। पारितोषिक कम मिलता है, काम कुछ से कोई काम ज्यादा करवाता है, पारितोषिक कम देता है, तो उसका मन नहीं करेगा पढ़ाने का। यार नहीं यार, इतना जितना मिल रहा है उतना पढ़ाऊंगा। एक तो ये। दूसरा ये कि अगर वो किसी रूप में ये हो गया कि शिक्षक जो है, ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी कर्जे में डूब गया हो एकदम से, उसको इस चीज की टेंशन हो, आर्थिक चिंता हो, तो इसलिए भी वो ठीक ढंग से नहीं पढ़ा पाएगा। कई बार शिक्षक चाहता है पढ़ाना, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी हो जाती हैं कि वो नहीं पढ़ा पाता। कई बार ये समस्या आपके सामने भी है। जैसे आप पढ़ना चाहते हो और अभी अभी आपने ब्रेकअप की पार्टी की है। अब होता क्या था कि आपसे पहले किसी और ने आपसे बोल दिया। जैसे जो होता है ना आजकल के जमाने के जो ब्रेकअप होते हैं ना, 10 हो जा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले तुम करो। बात तो ये ना, अगर सामने वाले ने आपसे पहले बोल दिया कि जा, नहीं रहना तेरे साथ, तो तुमको दुख होगा। तो क्या होता है कि मान लो अभी आपका ताजा ताजा नायिका से आपका विच्छेद हुआ है, तो आप दुखी हो जाओगे। या नायक से अभी नया नया विच्छेद हुआ है तो आप दुखी हो जाओगे। फिर आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को, तेरी यादें मिटाने को। मैं रोज दूध पीता हूं तुझे तेरी याद मिटाने को। तो फिर क्या है कि मन स्थिति सही नहीं है आदमी के अंदर ही अंदर से। प्रशासनिक का मतलब क्या होता है कि आपके ऊपर प्रशासन का दबाव हो। जैसे आपको प्रशासन, जैसे स्कूली शिक्षा में क्या होता है, प्रशासन का बहुत ज्यादा काम होता है। आपको जनगणना भी टीचरों को ही करनी होती है, और कितने घरों में टॉयलेट बने वो भी टीचरों को करनी होती है ना। बीच में तो ये भी चल गया कि अगर बाहर कोई शौच कार्य कर रहा है तो उसके साथ सेल्फी, आपने देखा है बीच में क्या चला था टीचरों के लिए? जो अगर बाहर कोई शौच कार्यकर्ता मिले तो उसके साथ सेल्फी। वो बैठा है, शौच कार्य कर रहा है और वो सेल्फी ले रहा है। नहीं ये देखे ना आप लोगों ने? देखे कि फोटो नहीं देखे? देखे होंगे, 100% देखे होंगे। ये टीचर ही है वो, जो अगर बाहर कोई सोच कार्य करता हुआ मिल गया तो उसके साथ सेल्फी, खुद का फोटो फिर उसका फोटो भी। तो अब बताओ ऐसी स्थिति में क्या टीचर पढ़ा पाएगा? है ना, ड्यूटी लगी थी ना सबकी। क्या ऐसी स्थिति में सच बताओ क्या टीचर पढ़ा पाएगा? वो तो सोचेगा कि नौकरी छोड़ दूंगा मैं, है ना। तो ये स्थिति थी भाई साहब। कोरोना की वैक्सीन के वीडियो देखे आपने? पकड़ पकड़ कर जबरदस्ती से वैक्सीन लगवाई थी, और लोग, गांव के लोगों ने नहीं, लगवानी नहीं है, पकड़ पकड़ कर वैक्सीन लगाई थी जबरदस्ती। अब ये काम भी टीचरों का ही है। अब बताओ ऐसे समय में अब पढ़ाएगा कब मास्टर? अब बताइए कब पढ़ाएगा? आपने देखे वो वीडियो? अरे पकड़ पकड़ कर लेके जा रहे थे जबरदस्ती से, और वो जा नहीं रहे थे। गांव में ऐसे मजेदार वीडियो बने थे कोरोना के टाइम पर, बहुत मजेदार वीडियो आए थे लोगों के यार।
तो ये बात है, इसे कहते हैं साथियों प्रशासनिक का जो दबाव रहता है, तो आदमी पढ़ा नहीं पाता। उम्मीद है ये टॉपिक, ये पैराग्राफ आपको समझ लग गया होगा। जब आप ये कहोगे कि समझ लग गया तो ही आगे बढ़ूंगा मैं, ये अपना है। चाहे 10-20 क्लास एक्स्ट्रा ले लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर जब तक आप ग्रीन झंडी सिग्नल ले दोगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। बताओ, हिंदी अंग्रेजी का कोई भी शब्द समझ ना लगा हो तो बोलो, समझ गए, आगे बढ़े, वेरी गुड। ये फंडामेंटल चीजें हैं, ये इसमें कभी बदलाव नहीं होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड का अगर सिलेबस भी बदलता है अगर अगली एग्जाम में या अगली एग्जाम में, तो ये चीजें तो वही रहेंगी, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। आइए अब हम बात कर लेते हैं व्यक्तिगत कारणों के बारे में, कि वो कौन कौन से व्यक्तिगत कारण है जिससे हमारा टीचिंग क्या होता है, प्रभावित होता है। पहले है पारिवारिक स्थितियां। मैंने अभी थोड़ी देर पहले साहब ने आपके सामने स्थिति की थी कि जब घर की स्थिति ठीक ना हो ना, चाहे घर में आर्थिक समस्या हो, चाहे घर में सामाजिक समस्या हो, चाहे कोई भी समस्या हो घर के अंदर, या फिर ये कह सकते हैं कि घर में बीवी से झगड़ा हो गया हो, या बेटा बेटी अपनी उसकी बात नहीं मान रहे हो टीचर की, है ना, टिकटॉक पे लग रहे हो पूरे दिन, कितनी कुछ भी बात हो सकती है, तो वो ठीक से समझा नहीं पाएगा। या फिर अभी अभी उसके बेटे बेटी ने कहीं से प्रेम विवाह किया है, अंतरजातीय विवाह किया है, सामाजिक समस्या आ गई है एकदम से, तो भी दिक्कत हो जाएगी कि आज मास्टर जी की छोरा भाग गया, मास्टर जी की छोरी भाग गई है। ये भी एक समस्या है कि मास्टर जी का छोरा भाग गया किसी की छोरी लेके, या फिर मास्टर जी की छोरी भाग गई किसी का छोरा लेके। ऐसा भी तो होता है ना। तो बताओ मास्टर जी कैसे पढ़ा पाएगा स्कूल में, समझो आप मुझे, सामाजिक दबाव आएगा। तो व्यक्तिगत कारण भी शिक्षक की लाइफ में इतने होते हैं ना कि उससे कहीं न कहीं शिक्षण कार्य बाधित होता है। तो शिक्षक के लिए क्या होना है, मस्त मौला होना जरूरी है आदमी को, मस्त, कोई टेंशन नहीं इधर उधर की। सर आपकी जन्म तिथि क्या है? धर्मराज पटेल। धर्मराज भाई मेरा विवाह हो चुका है, 1 साल पहले ही विवाह हुआ है, मतलब 1 साल नहीं, 1 साल 1.5 साल हो गए लगा लो। अब मेरी जन्मतिथि का पूछकर क्या करोगे? पहले तो ये सोचते कि गुरु जी के लिए रिश्ता ढूंढ दें। पहले तो यही सोच रहे थे गुरु जी के लिए रिश्ता ढूंढ दें, लेकिन अब मेरा विवाह हो चुका है धर्मराज भाई, अब आप चिंता ना करें, अब मेरा विवाह हो चुका है। पहले तो ये था कि यार ढूंढने में ऐसे ही घूम रहा था इतने दिन से, चाहे कितने दिन से पढ़ा रहा हूं मैं बिना विवाह के, अब तो हो गया मेरा, क्या करें, अब हो गया, अब क्या करें बताओ। आप अगर मुझसे पहले मिले होते तो पूरी कुंडली बता देता। सोशियोलॉजी क्लास में बोरिंग लगता है, बात कर लेंगे मैडम से, बोरिंग नहीं लगेगा। हर कोई व्यक्ति हर किसी की तरह नहीं होता है, हर आदमी का अपना ही होता है। मेरा टॉपिक थोड़ा मजेदार है। कोई व्यक्ति अगर 2 बार कमेंट करेगा तो 2 बार ही शो होगा ना। सर नोट नहीं मिल रहे हैं, एक बैच में डाल दिए हैं, जो पेपर 1 का सिंगल पेपर 1 का बैच है वहां पर अपलोड कर दिए नोट्स, बाकी जगह डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं, वो हो जाएंगे। माता अभी थोड़ा सा बाद में। प्रेम विवाह है क्या सर? आपको क्या लगता है? क्या लगता है आपको मेरे साथ क्या हुआ होगा? आप लोग अंदाजा लगा रहे हो ना। गुरुजी सबके कमेंट 2 बार शो हो रहे हैं भाई, मुझे तो एक ही बार शो हो रहे हैं, कोई बात नहीं, होने दो ना, क्या दिक्कत है। रोहित का कमेंट देखा किसी ने? रोहित का कमेंट देखा? मतलब उसके लिए स्मार्ट होना जरूरी है।
अमरप्रीत देखो भाई, बंदा अपनी आप बीती सुना रहा है। बस, थैंक यू। ओके यार, वो क्या है कि मेरे रूम में थोड़ी साफ सफाई से नहीं हुई थी आज मॉर्निंग में, इसलिए थोड़ा समय लग गया। अरेंज मैरिज है, ऐसा क्यों? अरेंज क्यों? ऐसा क्यों भाई? ये कह रहा है कि आप स्मार्ट हो इसलिए आपकी तो लव मैरिज हुई होगी। क्यों भाई? जो लोग स्मार्ट नहीं होते उनकी लव मैरिज नहीं होती? क्या प्रेम करने का अधिकार सिर्फ सुंदर लोगों के पास है? और सुंदरता का क्या पैमाना है? सुंदरता के पैमाने हमेशा बदलते रहते हैं। कोई जमाने में लंबे लोगों को सुंदर नहीं माना जाता था। अमिताभ बच्चन को ना फिल्मों में लेते थे पहले, और ना कुछ, है ना। पहले गोविंदा जैसे लोगों को सुंदर माना जाता था, जो गोल मटोल होते थे, जिनका गोल चेहरा होता था, उनको सुंदर माना जाता था। और आज के टाइम पर सुंदर किसको माना जाता है? जिसका चेहरा लंबा हो, ऋतिक रोशन टाइप, उनको सुंदर माना जाता है। पहले के जमाने में काली आंखों वाली को सुंदर माना जाता था, आजकल नीली आंखी वालियों को सुंदर माना जाता है। पहले की हीरोइन सभी मोटी हुआ करती थी, यहां पर कमर उनकी मोटी होती थी, उनको सुंदर माना जाता था, है ना। आजकल पतली कमर वालियों को सुंदर माना जाता है, लंबी लड़कियों को सुंदर माना जाता है। सुंदरता के पैमाने हमेशा बदलते रहते हैं, इसलिए सुंदरता कोई स्थायी चीज नहीं है, ये हमेशा इसके पैमाने बदलते रहते हैं, कपड़ों के पैमाने भी बदलते रहते हैं। सर आगे चले, कहां जाओगी आगे? रीता मौर्या, मुझसे आगे तो कहां ही जाओगी, मेरे साथ ही चलोगी ना। सुरीली आंखें वाले बताइए। अब साथियों अगली चीजें पढ़ने का प्रयास करो कि पारिवारिक स्थितियां, पारिवारिक परिस्थितियों में शिक्षण को प्रभावित करती हैं, ये बिल्कुल सत्य बात है। इस बात को हम उदाहरण से समझ सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से पारिवारिक चीजें आपको की चीजों को वो करती हैं। इसके अलावा विद्यालय की परिस्थितियां आपके शिक्षण को कैसे प्रभावित करती हैं, आइए इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। विद्यालय की परिस्थितियां कैसे प्रभावित करती हैं? देखो, मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि विद्यालय प्रबंधन की प्रशासनिक नीतियां, प्रधानाचार्य के साथ आपका संबंध कैसा है और अपने साथियों के साथ आपका व्यवहार कैसा है। प्रशासनिक नीतियों का मतलब मैंने वही बता दिया था कि सेल्फी लेने का, आपको मतलब टॉयलेट करते हुए आदमी के साथ सेल्फी लेनी है। हर छोटे छोटे काम में टीचरों को इन्वॉल्व कर दिया जाता है, तो आपकी जो पढ़ाने की क्षमता प्रभावित होती है। अगर आपका जो संस्था प्रधान है उसके साथ आपका झगड़ा हो गया हो तो भी प्रभावित होती है। अपने साथियों के साथ अगर आपका व्यवहार ठीक ना हो तो भी प्रभावित होती है। तो विद्यालय परिसर में इन 3 कारणों से आपका जो शिक्षण है वो प्रभावित होता है। मानते हो? इन 3 चीजों से। भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके घर में आपकी बीवी ने आपको पीटा हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई बार क्या होता है कि आपकी स्कूल में आपकी किसी से ना बन रही हो। तो ये है साथियों पूरी चीजें जो परिवार में बीबी के पिटने के बाद भी अगर कोई आदमी ना पिटे, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ना पिटता हो बीबी से, उसकी अच्छी बनती हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि बीबी से हर कोई पिटे, हर कोई योगेश थोड़ी ना है ना भाई, और हर कोई मैं थोड़ी ना हूं भाई। योगेश तो अकेला नहीं है, मैं भी तेरे साथ हूं, है ना। चिंता मत कर, कहीं ऐसा ना हो कि गुरुजी ने मेरे पे ब्लेम कर दिया। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई आदमी बीबी से बच जाता हो और वैसे स्कूल में जाकर उसके साथ कुछ लफड़ा हो गया हो। तो ये भी तो है भाई साहब स्कूली परिस्थितियां। एक होता है बौद्धिक कारण, यानी इंटेलिजेंट फैक्टर भी होते हैं। देखो, अगर आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो और उस टॉपिक की समझ आपको ठीक ढंग की नहीं है, तो आप उसको बहुत शानदार तरीके से नहीं करा पाओगे। मेरी बात समझो कि आप कोई टॉपिक, जैसे आप लोग यूनिवर्सिटी में गए और आप वहां पर कोई XYZ नाम का टॉपिक समझा रहे हो,
और उस टॉपिक की समझ आपको उतनी बेहतर नहीं है, तो आपको बच्चों से ना डर लगेगा कि क्या पता क्या पूछ लिया जाए, क्या पता क्या पूछ लें। इसलिए आप उस टॉपिक को फटाफट खत्म करके निकलने की कोशिश करोगे। एम आई राइट? क्योंकि कई बार स्टूडेंट इतने कुशाग्र बुद्धि होते हैं कि टीचर की भी बैंड बजा देते हैं। मैं गलत कह रहा हूं तो बताओ। मेरे हस्बैंड मुझ पर ही भड़क जाते हैं। अरे भाई आलिया, एक क्या बताऊं चलती क्लास में आपको उदाहरण। देखो, प्रति उत्तर दिया करो भाई। अगर कोई आदमी बेवजह आप पर भड़कता है, वजह हो तो मानते हैं, अगर कोई आदमी बेवजह भड़कता है और अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए भड़कता है, तो वो चाहे भाई हो, चाहे पिता हो, चाहे वो पति हो, चाहे वो XYZ कोई भी हो, गीता का सार ये कहता है कि आप उसका प्रतिरोध करो अगर वो गलत है। अगर आपने एक बार प्रतिरोध नहीं किया और स्वीकार कर लिया उसके भड़कने को, तो फिर वो जीवन भर इस चीज को सहने के लिए तैयार हो जाओ। लाइफ में प्रतिरोध बहुत जरूरी है। मैं नहीं मानता इस बात का कितना इंपैक्ट जाएगा, कैसे आप सोचोगे, लेकिन प्रतिरोध जरूरी है। गीता में क्या लिखा है? गीता में यही तो कहा है श्री कृष्ण ने कि कोई अपना ही क्यों ना हो आपका, आपको प्रतिरोध करना चाहिए। अगर गलत का तो जवाब आपको देना चाहिए। अगर कोई भी आपको ना ना ऐसी चीजें नहीं है, हर चीज इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा रखना चाहिए, है ना? अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको हमेशा रखना चाहिए। एक बात बताओ, प्रोफेसर बन जाओ, कोई तुम पर भड़केगा ही नहीं। सच बता रहा हूं, कान लाओ मेरी तरफ, इधर को कान में बताऊंगा ये बात। प्रोफेसर बन जाओ, किसी की हिम्मत नहीं है आपके ऊपर भड़कने की। पैसे भी तो कमा कर दोगी, पद भी बड़ा हो जाएगा, और हमेशा डर रहेगा छोड़कर चली जाएगी। सबसे अच्छा रास्ता यही है, और कोई रास्ता नहीं है अच्छा वाला। किसी की हिम्मत नहीं, सास की भी हिम्मत नहीं होगी कुछ कहने की, वो तारीफ करती फिरेगी। भाई एक घर का इतना सा काम नहीं करोगे छोटा सा भी प्रोफेसर बनने के बाद में, इधर का पत्ता इधर को उठाकर भी नहीं धरोगी ना, तब भी भाई हमारी बहू अजी साहब, वाह भाई प्रोफेसर तो भाई, भाई देख नौकरी भी करती है और घर भी बहुत जोर का संभाल रखा उसने। भाई हमारी सी बहू तो बहुत ही जोर की, चाहे आप बिल्कुल काम ना करो। ये है तो एक रास्ता है यही, किसी की भड़कने की हिम्मत नहीं होगी। वो कहते हैं ना, दूध देने वाली गाय की तो हर कोई सेवा करता है, ये सोच लेना आप। हर कोई में वैल्यू बन जाएगी भाई, पर वैल्यूएबल बनो आप सबसे पहले तो। सच बता रहा हूं, प्रोफेसर बनने के बाद तो लोग चमचागिरी करेंगे आपकी। अरे पति चमचागिरी करेगा, कहीं छोड़कर ना चली जाए, जीवन भर कमा के देगी, अभी मिलेगी तनख्वाह, बाद में पेंशन मिलेगी। मेहनत करो, मेहनत करो अपना दबदबा बनाने के लिए, मेहनत करो भाई। चलिए, बौद्धिक कारण भी तो एक चीज हो सकता है। और शिक्षकों को दूसरी समस्या का सामना करता है, जैसे कुछ विद्यार्थी मेधावान होते हैं, यानी कुछ विद्यार्थी इंटेलिजेंट होते हैं, इसलिए भी टीचर ठीक ढंग से नहीं पढ़ा पाता है। ओके, चलिए, सही बोल रहे हैं गुरुजी। अरे गुरुजी तो सही बोलते हैं हमेशा यार, गुरु लोग तो सही बोलते हैं। हमारे गुरुजी ने हमको सिखाया, हम आपको सिखा रहे हैं, आप किसी और को सिखाओगा। सर बहुत हंसी आ रही है, पूनम सक्सेना कह रही है, किसको, पति को आ रही है क्या? डर रहा होगा मन मन में कि प्रोफेसर बन जाएगी ना तो पैर दबवाएगी मुझसे। सर रोज लाइव क्लास कितने बजे होती है? सर 10 बजे होती है बेटा, आपको पता नहीं है क्या? 10 AM रोज, कभी कभी 2-5 मिनट ऊपर नीचे हो जाती है, पर 10 AM भी चलाते हैं हम लोग। 10 बजे होती है, 1-2 बार ऊपर नीचे हो जाती है, 10:10 जाते हैं, 10:10 हो जाते हैं, 10:05 हो जाते हैं, बट इतने बजे होती है।
चलिए अब हम बात करते हैं यहां पर कार्य का विश्लेषण करना, यानी वर्क एनालाइज किस तरीके से होता है। आइए, बौद्धिक कारण में कुछ कारण हैं, वो देख लेते हैं। आपको पता है कि शिक्षण एक मानवीय प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है, ये मैं D1 भी बता चुका था आपको। शिक्षा वास्तव में मानवीय क्रिया है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर प्रभाव डालता है। बिल्कुल सही बात है। प्रभाव डालने वाला शिक्षक होता है जैसे, और प्रभाव ग्रहण करने वाला विद्यार्थी। अब इस चीज को समझो कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसमें मैंने सामाजिक और मानवीय प्रक्रिया की शिक्षण को सीखा है। अब मैं आपको प्रभावित कर रहा हूं अपनी बातों से, क्योंकि मैंने आप लोगों से पहले ज्ञान ले लिया, अपनी बातों से प्रभावित कर रहा हूं। तो प्रभावित करने वाला शिक्षक होता है और प्रभाव को ग्रहण करने वाला छात्र होता है। और ये केवल स्कूल कॉलेज में नहीं है, अगर आपसे गांव में, घर में, कहीं पर भी कोई अगर आपसे बात कह रहा है और आप उस बात को इस हिसाब से सुन रहे हो कि यार ये बात बड़ी शानदार कह रहा है, ये मुझे अमल करनी चाहिए इस बात पर, तो आप टीचर हो, मतलब छात्र हो, और कहने वाला आपका वहां पर टीचर है। ओके, वास्तव में मूल्यांकन ज्ञान होने के लिए कार्य के विश्लेषण की योग्यता होनी चाहिए। कार्य का विश्लेषण व उनकी विशेषताएं शिक्षक को शैक्षिक कार्य के लिए प्रभावित करती हैं। शिक्षक को प्रभावित करने वाले कारक विद्यार्थियों की सीखने संबंधी क्रियाओं, विद्यार्थियों के सीखने हेतु सकारात्मक व्यवहार आदि चीजों पर इफेक्ट डालती है। सर सोशियोलॉजी की क्लास आज नहीं होगी क्या सर? ऐसे कैसे नहीं होगी यार सोशियोलॉजी की क्लास? मैं एक बार चेक करता हूं कि मैडम की क्लास का टाइमिंग क्या है। पता है होगी यार, ऐसी बात तो नहीं है। मैं बात कर लेता हूं मैडम से, क्लास तो होगी। दूसरी डायरी में लिख रखा है मैंने टाइमिंग। 3 बजे भी क्लास होती है मैम की। एक बार मैं बात कर लेता हूं। सोशियोलॉजी क्लास 9:30 से रहती है। ओके, पाठ्य वस्तु विश्लेषण, प्रकरण, उपकरण, तत्व, कार्य विश्लेषण, शिक्षण के दौरान किए जाने वाले कार्य, शिक्षक प्रकाशन अनुशासन, कौशल विश्लेषण, प्रश्न पूछना, योग्यता, प्रयोग करना, व्याख्या करना और निदान करना। मैं एक बार बात कर लेता हूं मैडम से कि क्यों क्लास नहीं हो रही, क्या नहीं हो रही। अब हम बात करते हैं शिक्षण उद्देश्यों की पहचान करना। आपके क्या उद्देश्य हैं एज ए टीचर? जब आप मान लो प्रोफेसर बनोगे किसी कॉलेज में, विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में, तो आपके क्या रहेंगे, मतलब आपका उद्देश्य क्या रहेगा? बात यह है कि क्या उद्देश्य रहेंगे। मानदंड माने, आप मानदंड का माना है आप, जैसे कि आपका मापदंड क्या है, आपके उद्देश्य लगा लो एक तरीका से, इसका मतलब ये उद्देश्य है। देखो मेरा सबसे पहला उद्देश्य क्या है? आप लोगों को JRF करवाना, ये मेरा पहला उद्देश्य है। देखो मेरे क्या क्या उद्देश्य है। अभी का तुरंत वाला उद्देश्य क्या है? JRF करवाना। फिर अगला उद्देश्य क्या है? आपको PhD करवाना, PhD में टॉपिक वॉपिक समझाना। फिर उससे अगला उद्देश्य क्या है? आपको प्रोफेसर बनाना। ये मेरे 3 उद्देश्य है अभी आपके साथ। सबसे पहले JRF जो अभी करेंगे, फिर PhD और फिर प्रोफेसर। ये मेरे 3 उद्देश्य हैं जो मैं आप लोगों के साथ लेकर चल रहा हूं। मैं बात करता हूं मैम से बात हो नहीं पाई। मैडम की क्लास 9:30 से, मेरी है 10 से। ठीक है यार, गंतव्य क्या होता है सर? गंतव्य का मतलब होता है जहां हमको पहुंचना है। जिस जगह हमको पहुंचना है उसको गंतव्य कहते हैं। जहां हमको पहुंचना है उसको गंतव्य कहते हैं। तो अभी का हमारा गंतव्य क्या है? JRF।
ओके खुशबू, आइए देख लेते हैं। शिक्षक का मुख्य उद्देश्यों की पहचान करके गंतव्य तक पहुंचना, गंतव्य पर पहुंचना यानी जहां हमको पहुंचना है, यानी एक प्रकार से लक्ष्य लगा लो आप, यानी जिस लक्ष्य पर हमको पहुंचना है और विद्यार्थियों को अधिकाधिक लाभ देना है। परंतु यह तभी संभव है जब शिक्षक आवश्यकता अनुसार पुस्तकों के निर्माण से लेकर विद्यार्थियों के मूल्यांकन तक का ध्यान रखे। उद्देश्यों की पहचान के 3 आधार निर्धारित हैं, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावनात्मक। ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावनात्मक। ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावनात्मक। अब तीनों चीजों को मैं आपको यहां पर समझा देता हूं। यानी कि हमारा जो उद्देश्य होता है, आपको ज्ञान करवाना भी होता है, आपको भावनात्मक रूप से स्ट्रांग भी करवाना होता है, आपको क्रिएटिविटी भी आपके अंदर डालनी होती है, फंक्शनल चीजें भी आपके अंदर डालनी होती हैं। ओके, इस चीज का आपको ख्याल रखें। पढ़िए एक बार उसको अच्छे से। हेलो, नमस्ते, बताइए। ले लीजिए ना, क्या दिक्कत आ रही है? चलो इसी नंबर पे फोन पे गूगल पे कर दो, मैं आपको करूंगा फिर। इसी नंबर पे, हाँ इसी नंबर फोन पे गूगल पे करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना व्हाट्सएप पर, और व्हाट्सएप पर लिख देना क्या ज्वाइन करना है, मैं करवा दूंगा। ठीक है, सब मिल। अरे ना ना, चिंता ना कर भाई, मैं बैठ ना भाई, वही क्लास ले रहा हूँ। चल गया, चौथी क्लास है आज। ओके सर, मेरा कमेंट भी देख लिया करो। श्वेता शुक्ला, श्वेता शुक्ला का क्या कमेंट आ गया भाई? बेटा दोबारा कर दे। आइए, तो हमारा क्या होता है, उद्देश्यों के 3 आधार पर हमको उद्देश्य करने होते हैं, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावनात्मक। आइए ज्ञानात्मक क्रिया को थोड़ा आंकड़ों के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले होता है ज्ञान, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावनात्मक। क्या था यहां पर? संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावनात्मक। ज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक करना, ज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक। सबसे पहले आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। आप एक टीचर हो, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप टीचर ही किस चीज के हुए फिर? भाई थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा कि जो अपनी बात कहता है वो शिक्षक है, और जो उस बात को सुनता है समझने के लिए वो छात्र है। तो शिक्षक होने की पहली शर्त है ज्ञान का होना। एम आई राइट? ज्ञान है, और बोध का मतलब होता है समझ। आपने ज्ञान तो केवल किताबों से नहीं पढ़ा हो, आपके पास उसकी अंडरस्टैंडिंग भी होनी जरूरी है। केवल किताबें, अच्छी किताबें लिखने से कोई अच्छा टीचर नहीं बन जाता। क्या होता है कि कोई बहुत तगड़ा विद्वान व्यक्ति है और उसने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, इनफैक्ट इतनी अच्छी किताबें लिखी हैं कि उनको पढ़ पढ़ कर लोग बहुत कुछ बन गए, पर वो जरूरी नहीं है कि वो अच्छे शिक्षक हो, और कोई उन्हीं किताबों को पढ़कर उनसे भी अच्छा शिक्षक बन गया हो। शिक्षा की कला है, वैज्ञानिकता है। ज्ञानी होना शिक्षक नहीं है। कभी कभी बहुत ज्ञानी आदमी अच्छा शिक्षक नहीं होता, और कम ज्ञानी आदमी भी अच्छा शिक्षक हो सकता है। शिक्षक का मतलब होता है कि जो आपके सामने चीज है ना, उसको तुम कितना बेहतर तरीके से समझा पाते हो सामने वाले को, वो बेहतर शिक्षक होता है। तो शिक्षक की पहली शर्त ज्ञान का होना। दूसरी शर्त, सर तीसरा पॉइंट बताइए, इतना आगे क्यों चल रहे हो मनेश्वर पटेल भाई? अभी तुम्हें 2 ही पॉइंट तक पहुंचाओ ना, मुझसे आगे जाके क्या करोगे? अभी मैंने तीसरा पॉइंट पर तो हाथ ही नहीं रखा। मेरे साथ साथ चलो, कोई जल्दी नहीं है, मुझे जल्दी नहीं है, आराम से एक एक पॉइंट समझाते हुए चल रहा हूं। उम्मीद है आप लोगों को जल्दी नहीं होगी। मैंने ये सोचकर चल रहा हूं कि जहां मुझे 100 सवा 100 क्लास लगे, मुझे 10-20 क्लास एक्स्ट्रा ले लूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 20 क्लास एक्स्ट्रा हो जाएंगी, इससे ज्यादा और क्या होगा, हो जाने दो, क्या फर्क पड़ रहा है? समय हमारे पास पर्याप्त है। ज्ञान का होना बहुत जरूरी है, और फिर उसके बाद में समझ होना बहुत जरूरी है आपके लिए।
अगर आप समझ नहीं होगी ना ज्ञान की, तो फिर वो किताबी ज्ञान हो जाएगा केवल, और किताबी ज्ञान एक अच्छा शिक्षक नहीं बना सकता। किताबी ज्ञान के लिए उसकी समझ होना, अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। ओके, उसके बाद में प्रयोग, इधर देखिए प्रयोग। अब प्रयोग करना, जैसे कि मैंने ज्ञान भी ले लिया, मैं एक टीचर हूं, मैंने ज्ञान भी ले लिया, मैंने ज्ञान की मुझे समझ भी है, तो मैं क्या कर रहा हूं, आप लोगों पर प्रयोग कर रहा हूं, अपने ज्ञान को आपको दे रहा हूं, आपको दे रहा हूं। इस समय मैं जो काम कर रहा हूं वो थर्ड स्टेज है, प्रयोग कर रहा हूं। सबसे पहले शिक्षक के पास ज्ञान होना जरूरी है, दूसरा उस ज्ञान की समझ होना जरूरी है, तीसरा प्रयोग होना जरूरी है। अब कई बार क्या है, आदमी रट लेता है चीजों को, लेकिन उसकी समझ नहीं है उसके पास। रटी हुई चीजों पर समझ कतई नहीं होती, समझी हुई चीजों पर समझ होती है। इसलिए मैं आपको रटाने पर नहीं, समझाने पर जोर दे रहा हूं। एक एक पंक्ति को कितनी कितनी बार बोल रहा हूं आपके सामने, समझ होगी। मैंने आपको बोला था विश्लेषण करना। विश्लेषण का मतलब क्या है, मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में भी विश्लेषण का मतलब समझाया था। बोलो, मैं जब तक कॉपी पे लेता हूं तुम विश्लेषण का मतलब बताओ, विश्लेषण क्या होता है। करो कमेंट। विस्तार करना, बहुत बढ़िया, सही बात, सही बात। अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास समझ है, मैं आप पर प्रयोग कर रहा हूं, और उस ज्ञान को क्या कर रहा हूं, विस्तारित कर रहा हूं। इस समय मैं उस ज्ञान को क्या कर रहा हूं, विस्तार कर रहा हूं, एक एक चीज को खोल खोल कर आपको समझा रहा हूं। मुझसे समझो, मुझसे समझो। मैं एक टीचर हूं, मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास उस ज्ञान की समझ है, मैंने उस ज्ञान का प्रयोग किया, आपके ऊपर पढ़ाया, और फिर मैंने उस ज्ञान को विश्लेषित किया, मैंने व्याख्यायित करके आप लोगों को समझाया। व्याख्यायित करने के बाद में मैं आपको उस ज्ञान को समराइज भी करूंगा। पहले उस ज्ञान को खोलूंगा और फिर उस ज्ञान को समराइज करूंगा। क्या करता हूं, समराइज करेंगे उसको, क्या करेंगे, संश्लेषण करेंगे, और संश्लेषण के बाद में क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। संश्लेषण का मतलब चीजों को छोटा बनाना, एक तरीके से जो फैली हुई चीजों को समेटना। जैसे अभी मैं डेली क्या करता हूं, मैं आपको बताता हूं उदाहरण देकर। जैसे अभी मैं थोड़ी देर बाद में क्या करने वाला हूं, मैं थोड़ी देर बाद में क्लास को समराइज करने वाला हूं। मैं आपसे ये कहने वाला हूं कि भाई साहब, आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। मैं हर क्लास में करता हूं ना ऐसा, वो संश्लेषण है। मैं हर क्लास में ऐसा करता हूं, वो संश्लेषण है। भाई साहब, आज हमने प्रभावित करने वाले कारकों को पढ़ा। उन कारकों में सबसे पहले पारिवारिक परिस्थिति देखी, जिसमें कैसे आपकी मैडम मुझे ढूंढ जाती है, कूट जाती है, वो परिस्थिति बताई। योगेश की बीबी योगेश को पीट देती है, ये समझाया। फिर मैंने समझाया कि विद्यालय की परिस्थितियां कैसी हैं कि आपको कहीं ऐसा ना टॉयलेट करते हुए आदमी के साथ सेल्फी लेनी पड़े, ये समझाया। फिर मैंने बौद्धिक कारण समझाए। फिर मैंने कार्य का विश्लेषण करना समझाया। विश्लेषण में उद्देश्यों की, शिक्षण उद्देश्यों की पहचान करना सिखाया, और फिर मैंने ये सिखलाया। ये क्या हो गया, ये एक प्रकार से संश्लेषण हो गया। क्या हो गया, ये संश्लेषण हो गया, और फिर हो गया मूल्यांकन। अब बताओ, ज्ञानात्मक आपको समझ लग गया है। एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको किसी भी उसमें इतना, देखो जितना मैंने पढ़ाया है उतने में से पूछना, केवल आगे मत बढ़ना आप कि सर इसका मतलब बता दो, क्योंकि इसका मतलब बताऊंगा बट तब मैं पढ़ाऊंगा। पहले आप बताओ, आगे समझ। मैं इस चीज मान कर चल रहा हूं, 10 20 30 क्लास एक्स्ट्रा हो जाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा कोई शब्द नहीं रहना चाहिए जो आपके समझ में ना लगे। सीधी बात, मैं 10 20 क्लास एक्स्ट्रा करने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई समस्या नहीं है। आगी 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 भाई, अरे मर गया रे। रहने दे इसको, रहने दे, रहने दे, अरे रहने दे, उसको दिक्कत आती है ना। अरे वहां तो गाना दिन को भी
अरे मर गा रे। रुक नहीं रही बिल्कुल भी। ठीक है, घूमने दे इसको, घूमने दे, यहाँ पर हीटर चल रहा है। विश्लेषण को बता दीजिए। विश्लेषण बतला तो दिया ना, किसी चीज की व्याख्या करना विश्लेषण कहलाता है, फैला देना चीज को विश्लेषण कहलाता है। सारे बच्चों ने लिखा था कमेंट, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं क्रियात्मकता के बारे में। क्रियात्मक क्या है? क्रियात्मक के बारे में आज हम बात करते हैं। क्रियात्मक क्या है? एक शब्द आया होगा उद्दीपन। एक शब्द है उद्दीपन। कितने लोग इस शब्द का मतलब जानते हैं? उद्दीपन का कितने लोग मतलब जानते हैं? बताओ। जो जानते हो कमेंट करो, जो नहीं जानते हो लिखो नहीं जानते। जो जानते हैं वो कमेंट करो, और जो नहीं जानते हैं वो लिखो कि सर नहीं जानते। जो जानते हैं वो कमेंट करो। चलो उद्दीपन, मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं कि सर नहीं जानते। प्रकट करना, जानते हैं तो बताओ क्या जानते हैं? आपने नायिका का एग्जाम्पल दिया था, बिल्कुल दिया था श्वेता। पर किसी चीज को देखकर हमारे मन में जो क्रिया होती है, मन में जो भाव उठते हैं, मतलब मिक्स रिएक्शन है। कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोगों ने मेरी पुरानी क्लास देखी है, वहां पर आप लोगों ने उद्दीपन का मतलब सीख लिया है। कुछ लोगों ने पुरानी क्लास देखी है, वहां पर उद्दीपन का मतलब मुझसे सीख लिया है। जहां पर कुछ सीखने को मिल जाए उद्दीपन, ऐसा नहीं है। हाँ देखो, उद्दीपन, एक शब्द होता है उद्दीपन, एक शब्द होता है आलंबन। ये हमारे हिंदी में चलते हैं ये शब्द। एक नायिका सज धज कर टिकटॉक टिकटॉक करती हुई बाजार जा रही थी। आपको पता है ना, महिलाएं पानी पूरी खाने के लिए भी तैयार होकर जाती हैं, और जाना भी चाहिए भाई, जाना भी चाहिए। पता नहीं कब कहां भला हो जाए। बाजार जाने के लिए या फिर पानी पूरी खाने के लिए जाने के लिए भी एकदम एकदम तैयार टंच मंच होकर जाती, जाना भी चाहिए। एक नायिका पानी पूरी कोई बाजार से किसी काम से गई, बाजार में जा रही थी, एकदम एकदम लटक झटक मटक चटक करती हुई। हाँ, नायिका जा रही थी। रास्ते में उसको गोलगप्पे की रेडी दिखाई पड़ी। एकदम चटपटा सा मसाला देखने को पड़ा। देखो भाई, मैं जेंडर फ्री व्यक्ति हूं। मतलब मैं ऐसा मत सोचना कि मैंने महिलाओं का नाम ले दिया है तो मतलब महिलाओं को टारगेट कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। आप वो मेल फीमेल दोनों मिक्स कर लीजिए कि मतलब कोई महिला सोच लो कि वो पुरुष गया था, पुरुष सोच लो कोई महिला गई थी, ऐसे सोच लो कि जैसे ही गया कि उसको एक उस रेडी पर बढ़िया चटपटा सा सामान देखा, और उन सामान को देखकर उसके मन में पानी पूरी या ऐसा कुछ खाने का भाव जागृत हुआ। तो जो नायिका के मन में जो भाव जागृत हो रहा है वो है उद्दीपन, और जिसको देखकर भाव जागृत हो रहा है वो है आलंबन। यानी कि यहां पर देखो, पानी पूरी, पानी पूरी है आलंबन और नायिका है उद्दीपन। अच्छा एक बात बताओ, आप स्कूटी खरीदना चाहती हैं, या आप बुलेट खरीदना चाहते हैं, या आप कार खरीदना चाहते हैं, चाहती हैं? क्या आपका मन में है कि मैं ये बनने के बाद सबसे पहले ड्रिन ड्रिन खरीदूंगी, या फिर मैं खरीदूंगी,
अब क्या क्या भाव है, एक बार कमेंट करके बताओ। धर्मराज के पानी आ गया भाई, और बात तो नहीं। सुषमा कुमारी कह रही है कार खरीदेंगे। कार में कौन सी कार खरीदोगे? सोचो कि सर मैं तो ये कार खरीदूंगी या ये कार खरीदूंगा, बताओ। एमटी बाइक, थार खरीदेंगे, थार, काली थार। हाय कि गाड़ी काली में, वो गाना नहीं चल रहा क्या? हाय कि गाड़ी काली में। हर कोई छोरी गाड़ियों के सामने गीत गा रही है। बुलेट खरीदूंगा सर। रेंज रोवर खरीदेगा दिलीप। मैं अपनी फैमिली के लिए घर बनाऊंगी अंजना तिवाड़ी। रेंज रोवर, थार कार। क्या है मम्मी की बेटी? अरे मर गा रे, रात के कपड़े भी नहीं बदले अभी तक, वही स्वेटर पहन रखे पगलेटी में। मंदिर का निर्माण करूंगी अंजू। क्यों भाई? और भी तो काम कर सकती हैं आप। कोई स्कूल खोल सकती है, बच्चों को पढ़ा सकती हैं। मंदिर तो पहले से भी होगा। भाई अगर आपको ऐसा ही कोई काम करना तो स्कूल खोलने का, धर्मशाला खोलने का, कुछ और भी तो काम कर सकती हैं आप। मंदिर ही क्यों? फ्री में बच्चों को पढ़ा सकती हैं उन पैसे लगाकर। देख नहीं रहे हो इसकी जादूगरी? देख नहीं रहे हो इसकी जादूगरी? ये लिखना चाहती है बस, और कुछ नहीं है। इसको ये दे दो बस। इसको लिखना है बस। अब इसको यहाँ लिखना है बस, और कुछ नहीं चाहती है। लिख ले जल्दी, हट कर पढ़ा ले फटाफट। चलो बाय बोल दो सबसे। सर मेरे वाइफ का ड्रीम है कि हम एक अनाथ आश्रय खोलें। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ये काम कर सकते हो। चलिए गाइस, चल बिटिया, बिटिया बैठ, खेल तू यार। पढ़ाने लायक नहीं हो, ये भी पढ़ने लायक हो। सब ये सारे लोग पढ़ाएंगे तुझे कॉलेज में। कॉलेज में यही लोग पढ़ाएंगे। जब तू कॉलेज में जाएगी ना आज से 20 साल बाद में, तो ये लोग भी चुप 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 चुप। तो ये है साथियों हमारा ज्ञानात्मक उद्दीपन का मतलब हम लोगों ने समझ लिया है। उद्दीपन का मतलब क्या होता है? उद्दीपन के बाद में आता है हस्तांतरण। हस्तांतरण का मतलब क्या होता है? एक अधिकार को एक अरे पगलेटी छोरी, रुक जा बेटा, रुक जा। जाओ ले जाओ, जाओ चलो। बदमाशी करती है गई, भाग गई। गेट लगा दो, गेट लगा दो। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हमने ऊपर वाली पंक्ति पढ़ ली। अब है साथियों क्रियात्मक। उद्दीपन का मतलब समझ गए। हस्तांतरण का मतलब होता है एक से के पास से दूसरी जगह चीजें चले जाना। जैसे आपके पास में कोई अधिकार है, जैसे मान लो अभी राजस्थान में
जैसे सरकार बदलती है, मान लो एक सरकार से दूसरा सरकार का शासन आता है तो उसको हस्तांतरण कहते हैं। एक सरकार से दूसरे सरकार का नियंत्रण होता है, वो हस्तांतरण होता है। उसी तरीके से क्या होता है, एक के नियंत्रण के बाद में अगर दूसरे का नियंत्रण आता है तो उसको हस्तांतरण कहते हैं। यानी हस्तांतरण, एक के हाथों से अधिकार के दूसरे हाथों में अधिकार को चले जाना, होते क्रियात्मक है ये। अब है उसके बाद में नियंत्रण और समन्वयकरण, स्वाभाविकरण और आदत का निर्माण। चार चीजें, इनको समझ लेते हैं। सबसे पहले क्रियात्मक को समझते हैं। क्रियात्मक का मतलब क्या होता है कि आप कोई नया काम जो कर रहे हो उसको क्रियात्मक कहते हैं। क्या है? क्रियात्मक का मतलब होता है कि अगर कोई नया काम करोगे, कुछ क्रिएटिव करोगे, वो क्रिया है एक तरीके से। अब वो क्रिया का प्रोसेस क्या है वो हम यहां पर समझ रहे हैं। सबसे पहले आपके मन में कोई भाव जागृत होना चाहिए। यार मुझे तो हाय कि गाड़ी काली में, हाय रे गाड़ी काली, मुझे तो यार थार खरीदनी है। भाव पैदा हो गया आपके मन में, उद्दीपन हो गया। उद्दीपन के बाद में आप जो कोई काम कर रहे होंगे उस काम को बदलोगे कि ऐसा काम करने लगोगे कि जिससे आपको थार खरीद सकें। जैसे आप लोगों ने बताया था, सर मुझे थार खरीदनी है, सर मुझे थार खरीदनी है, ठीक। उसके बाद में आप इस चीज पर इतना अपना कॉन्फिडेंस रखोगे कि ये चीज आपके नियंत्रण में आ जाएगी। जैसे आपको ना जेआरएफ करना है, सबसे पहले आपके मन में भाव उत्पन्न हुआ किसी आदमी को देखकर कि यार फलाने ने जेआरएफ कर रखा है, पीएचडी कर रहा है जेएनयू से, भाई उसको 40,000 रुपए पर मंथ मिलते हैं। तो आपके मन में भाव जागृत हो गया कि मुझे भी अब ये काम करना है। तो फिर आपने क्या किया, आप जो पहले जिस चीज की पढ़ाई कर रहे थे उसको आपने बदल दिया, नई चीज की तैयारी करने लग गए। फिर आपने उस नई तैयारी में इतने इन्वॉल्व हो गए कि सारा सिलेबस अपने नियंत्रण में ले लिया, ठीक। उसके बाद में समन्वय कर लिया आपने, हर चीज को अच्छी तरीके से बांट बांट कर पढ़ लिया, टुकड़ों में बांट बांट कर का समन्वय कर लिया आपने हर चीज का, ठीक। उसके बाद में आपने उसको जीवन का हिस्सा बना लिया कि रात दिन आपको एक ही चीज पढ़नी है, जीवन का हिस्सा बना लिया। और उसके बाद में आदत का निर्माण हो गया। आदत का निर्माण मतलब वो चीज हमको प्राप्त हो गई। आपको जेआरएफ करने के लिए इन सब चीजों की जरूरत है। जब तक आप पूरा अपना आदत निर्माण नहीं कर लोगे, जैसे एक लड़का है सुशी कुमार, उसने 5-7 कमेंट लिख दिए, डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा, डाउनलोड नहीं होता है, डाउनलोड नहीं होता है। बस उसको ना पढ़ने पर ध्यान नहीं है, सिर्फ यही कमेंट कर रहा था। कितनी बार कर दिया, अभी चलता जा रहा है, मेरे पास भी आ गया है, मेरे पास भी, क्योंकि दिमाग तो खोल के कहीं रख रखा है, बेवकूफ हो रहा है पूरी तरीके से, एक ही चीज पर बात कर रहा है। अरे हो जाएगा डाउनलोड, कहीं बाके काका आप पढ़ा रहे हैं उसको तो सुन ले। डाउनलोड करके कहां जाएगा, चूल्हे में जाएगा क्या? कहां भागेगा डाउनलोड करके? जो पढ़ा रहा हूं उसी को समझ लेना, दोबारा देखने की जरूरत ही ना पड़ेगी। कितना डाउनलोड कर लेगा? कितनी मेमोरी है तेरे फोन की, बता। कितना डाउनलोड कर लेगा? कितनी मेमोरी है फोन की? डेली कितनी क्लासेज होती है, कहां तक डाउनलोड करेगा? और अभी तो 4 ही क्लास हुई है, यहीं पढ़ ले। इतना अच्छे से समझा रहा हूं, दोबारा देखने की जरूरत क्या है? पर आज नहीं पढ़ेगा। सर नोट्स कब डालोगे? मैंने आधे नोट्स डाल दिए, अलग अलग बैचों में इंसर्ट करना पड़ेगा मुझे। मैंने बैच में डाल दिया है, बट अलग अलग बैचों में नहीं डाले, अभी कॉम्बो बैचों में नहीं डाले, वो डल जाएंगे। पूनम शर्मा ने भी कितनी बार लिख दिया कि नोट्स कब डालोगे। अरे इतना अच्छे से समझा रहा हूं, घर पढ़ने की भी जरूरत नहीं है अगर ढंग से पढ़ लिया तो। आइए अब इसके बाद में बात करते हैं भावनात्मकता की, कि क्या है भावनात्मक की बात करते हैं। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया यहां पर? संज्ञानात्मक पढ़ लिया, क्रियात्मक पढ़ लिया और है भावनात्मक पढ़ लिया। आइए भावनात्मक चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। भावना इट मीन इमोशंस, एक तरीके से क्या है, इमोशंस है। ओके, प्राप्त करना, एक होता है किसी चीज को प्राप्त करना। आइए समझते हैं। कितने लोग भावनात्मक रूप से कमजोर हैं यहां पर, और कितने लोग भावनात्मक रूप से मजबूत हैं यहां पर, बताइए।
स्वाभाविकरण का मतलब होता है इस पंक्ति के आधार पर जब हम चीजों को समन्वय करते हैं तो वो क्या होते हैं, स्वाभाविक रूप से हमको वो सरल प्रतीत होने लगती हैं। स्वाभाविकरण का मतलब हमारे अनुसार कोई भी चीज का जब हम स्वाभाविकरण कर लेते हैं तो हमारे अनुसार हो जाते हैं चीजें। सर मेरा एक क्वेश्चन बताइए कि जो यूपीएससी की तैयारी करता है वो प्रोफेसर बन जाता है, ऐसा रिलेशन में 3 लोग बन गए हैं, तो उन्हीं से पूछ लो रिलेशन वालों से कि भाई तुम यूपीएससी की तैयारी से प्रोफेसर कैसे बने हो। पहले आप नेट जेआरएफ तो उन्होंने भी पास ही करी होगी ना। आइए साथियों, भावनात्मक को प्राप्त करते हैं। भावना का मतलब होता है इमोशन, ठीक है, प्राप्त करना। किसी चीज, कोई चीज अगर आपको प्राप्त होती है उसके बाद में उसकी अनुक्रिया होती है। अनुक्रिया का मतलब होता है उस कार्य की सिद्धि के लिए। जैसे आपके अंदर भावनात्मक चीजें किस प्रकार से जागृत हुई कि मान लो आपको जेआरएफ करना है, ये आपकी भावना है, ये आपका इमोशन है कि मुझे कुछ भी हो जाए जेआरएफ करना है, अगर जेआरएफ नहीं करूंगा तो भाई मैं तूफान ला दूंगा दुनिया में। वो कहता है ना कि मैं सिर्फ तेरा हूं, सिर्फ तेरा, मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा तेरे लिए, तो देख मैं तेरे लिए क्या क्या करता हूं, जाने नहीं दूंगा, आग लगा दूंगा, मामा ठाकुर ये डंडा झंडा लहराने के काम आएगा। मतलब इमोशन देख रहे हो लौंडे का, भावना देख रहे हो कितनी भरी पड़ी अंदर से। प्राप्त करना, अगर आपको मतलब प्राप्त करनी है कोई चीज तो आप उसी के अनुसार क्रिया करोगे, उसी के अनुसार काम करोगे कि नहीं मामा ठाकुर, नहीं सपना मेरी है, सपना के साथ गाना गाना है, नहीं नहीं मैं नाचूंगी, नहीं नहीं बसंती, तो इन कुत्तों के सामने मत नाचना, नाचूंगी नाचूंगी। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमको भावना होनी चाहिए कि हमारे अंदर जो जेआरएफ करने की प्रबल भावना है, फिर उसके बाद में हम उसी अनुसार काम करेंगे, फिर उसी के अनुसार अपना खुद मूल्यांकन करेंगे कि भाई साहब हम कितना चीजों को कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। प्रत्यय अपने आप से कुछ नई चीजों का निर्माण करेंगे ताकि वो काम आपके लिए सरल हो जाए या वो काम आपके लिए बेहतर हो जाए। फिर व्यवस्था बनाएंगे उसके जैसी, और फिर चरित्र निर्माण होगा, यानी कि आप उस अनुसार बन जाओगे। जैसे आपने धड़कन फिल्म देखी, धड़कन धड़कन, देव बाबू नहीं देव तुम दिल की धड़कन में रहती हो रहती हो रहती हो, वो गाना देखा नहीं, वो बंदा चप्पल लेकर लास्ट तक चप्पल लेकर रहा कि वो धड़कन मूवी, सुनील शेट्टी, पुरानी मूवी कोई देखी हो तो, मैंने भी बहुत आज से कोई बहुत साल पहले देखी होगी, मैं तो वो उदाहरण देता हूं पर देखी बहुत पहले। तो उस प्रकार से अपना आपको भावनात्मक रूप से चरित्र का निर्माण करना होता है। अब बताओ कोई ऐसी पंक्ति जो समझ ना लगी हो, क्योंकि मैंने कितना विस्तार से इन लोगों को समझाया है। अब बताओ कहीं कुछ छूटा है तो, कहीं कुछ छूटा है तो बताओ, बताइए। समन्वयकरण का मतलब होता है सामान्य करना, चीजों को अपने नियंत्रण में लेकर अपने अनुसार सामान्य करना। पूजा, सर बहुत मनोरंजन कर देती है आपकी बोली, अच्छी है, थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू। श्वेता, और बताओ सर सिंपैथी का मतलब क्या होता है? संप्रत्यय का मतलब, संप्रत्यय,
संप्रदाय का मतलब क्या होता है कि कोई नई चीज का निर्माण करना। इस सेंटेंस के अनुसार देखो क्या होता है, जब आप अनुक्रिया करोगे, अवमूल्यन करोगे, तो आप खुद से भी कुछ चीज का निर्माण करोगे ना। जैसे अब जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, आपके अंदर आपने कुछ ट्रिक बना ली अपनी सीखने की, खुद से निजात कर ली, क्या आपने ट्रिक बना ली, क्या कैसे याद करें चीजों को। इसी को कहते हैं संप्रत्यय का निर्माण करना, बनाना। और बोलो, बताओ। व्यवस्थापन, व्यवस्थापन का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज की अपने अनुसार उसको स्थापित कर रहे हो। मतलब जैसे कि आप जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, आप अपनी भावनाओं को उसी प्रकार से व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे हो कि भाई मुझे कोई नायिका के चक्कर में नहीं पड़ना, मुझे कोई नायक के चक्कर में नहीं पड़ना, मैं अपनी नई क्रियाओं के निर्माण करके एक अलग चीजें स्थापित कर रहे हो आप। कार्यात्मक का मतलब समझा दो गुरुजी। कहाँ है कार्यात्मक? वैसे क्रियात्मक है, विज्ञानात्मक है, भावनात्मक है, कार्यात्मक तो कहीं भी नहीं है यहाँ पर। कार्यात्मक कहीं भी नहीं है। अनुमूल्यन करना, अनुमूल्यन का एक प्रकार से क्या है कि आत्मबोधन होता है। यहां पर क्या होता है कि हम भावनात्मक रूप से जब स्ट्रांग होते हैं ना, किसी चीज को प्राप्त कर लेते हैं, उस पर काम करना शुरू करते हैं, अनुमूल्यन कर लेते हैं। कि मान लो कि यार कोई आदमी बार बार अपने नायक नायिका से मिलने जाता है, लेकिन उसको पता है कि यार अगर मैं बार बार नायक नायिकाओं से मिलने जाऊंगा तो मैं कहीं न कहीं ना अपनी भावनात्मक रूप से कमजोर हूं और अपने अपने चरित्र को निर्माण नहीं कर पा रहा हूं। तो इसलिए फिर वो क्या करता है, नॉर्म वो क्या है, अनुमूल्यन करता है, अपना संशोधन करता है, अपने उसके बारे में सोचता है, उसके बारे में समझता है कि यार क्या करना चाहिए। सिद्धांत में वे कहते हैं विकास जो है एक सार्वभौमिक प्रक्रिया, यानी कि इसमें सार्वभौमिकता का सिद्धांत बनाया जाता है। विकास में सर स्वाभाविकरण को समझा दीजिए। स्वाभाविकरण कहां लिख रखा है, ये रहा। जब हम क्रियात्मक रूप से किसी काम को करने जाते हैं, जब कोई चीज हमारे नियंत्रण में होती है, उसमें समन्वय करण बैठाते हैं, तो उसको स्वभाव, ये तो मैंने समझा दिया, कितनी बार बताऊं यार, हर आदमी को अलग अलग थोड़ी ना बताना है। किसी चीज के अनुसार ढल जाना स्वाभाविकरण होता है, अपने आप में आत्मसात करना, ढल जाना उसके अनुसार, ये स्वाभाविकरण होता है। किसी चीज के अनुसार ढलकर काम करना। सर ये मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन का मतलब होता है जब आप एग्जाम दोगी तब आपका कितना स्कोर रहा है, मतलब आपका कितना आपने पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा है, आप अपने आप में मूल्यांकन प्रकारोगे यार भाई मुझे ये एग्जाम की तैयारी इतनी हुई है, इतनी नहीं हुई है। मूल्यांकन का इट मीन्स नंबरों से नहीं है, मूल्यांकन का इट मीन्स ये है कि तुम कितनी गहराई में हो, कितने पानी में हो, इस चीज का पता लग जाता है। क्योंकि गाइस, तो बहुत ही प्रेम से आज हमने बहुत शानदार शानदार टॉपिक पढ़ लिए हैं। ये वो टॉपिक हैं जो हमेशा स्टूडेंट को कंफ्यूजन करते हैं। ये इनका अर्थ ही नहीं पता बच्चों को, एक्चुअली इनका अर्थ ही नहीं पता। इसलिए मैंने एक ही चीज को बहुत ही सरल तरीके से आप लोगों तक पहुंचा दिया है। कुबेर कह रहे हैं कि मेरे कमेंट को भी देख लीजिए। बोलो क्या है, दोबारा कमेंट लिखो कि क्या कमेंट है आपका, देख लेते सबको। आलिया कह रही है थैंक यू सर इतना अच्छा पढ़ाने के लिए, थैंक यू भाई आलिया। और बताओ कुबेर, अपना कमेंट लिखो, क्या कमेंट है आपका। सारे कठिन का अर्थ लिखे, नॉट
बना दीजिए, उसका उदाहरण भी दे दीजिए, उदाहरण में नायक नायिका और जेआरएफ करना ही होना चाहिए तो बेहतर होगा। बिल्कुल, आप अपने हिसाब से लिख लो, जो मैं आपको बता रहा हूं उनको अपने अनुसार लिखते जाओ, अपनी कॉपी में नोट करते जाओ, आप अपनी कॉपी में नोट करते जाया करो। सबको समझ लग गया? तो लगभग 1.5 घंटे की क्लास हमारी होती है, करा देंगे, रिवीजन में करा दूंगा, आप चिंता ना करो। एक बार थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लें, एग्जाम से पहले रिवीजन भी करवा लेंगे, आप चिंता ना करें। मजा आ गया सीख कर? थैंक यू भाई। ललिता, वेरी गुड, जो सब कुछ लिख लिया ना, बहुत बढ़िया। ओके वर्षा, थैंक यू भाई, थैंक यू। मुकेश कुमारी कह रही है कॉम्बो बैच में डेली 2 क्लास ही हैं। पहले थ्योरी पढ़ेंगे मुकेश कुमारी, फिर प्रैक्टिस करेंगे, तो अभी बाद में ज्यादा क्लास लेंगे। अभी थ्योरेटिकल पार्ट को कवर कर रहे हैं, ठीक है? जैसे थ्योरी पार्ट कवर होगी फिर प्रैक्टिस पढ़वाएंगे। आप क्लासें मत गिनो, सिलेबस हमारी जिम्मेदारी है कवर करवाना, आप क्लासें मत गिनो। जैसे ये क्लास पिछले 1.5 घंटे से चल रही है, 2 क्लास बना दूंगा, पौन पौन घंटे पढ़ा दूंगा, 1-1 घंटे पढ़ा दूंगा, ऐसे नहीं करते। पॉलिटिकल साइंस में हो आप, मुझे मालूम है, पॉलिटिकल साइंस सर 6:30 से 2 घंटे पढ़ाते हैं डेली, चाहो तुमको 1-1 घंटे की 2 कर लो। पहले हम लोग सब्जेक्टिव चीजें पढ़ाएंगे, देन उसके बाद में सब्जेक्टिव चीजें पढ़ाएंगे, देन उसके बाद में करवाएंगे प्रैक्टिस वगैरह। तो आप उसकी चिंता मत करो, हमारा काम है, हम अच्छे से करेंगे, सिलेबस पूरा करवाना। आपका काम है जो हम पढ़ाएं उसको अच्छे से पढ़ना, ठीक? श्वेता कह रही है जो कठिन शब्द उनको लिखा दिए, मैंने हर चीज का उदाहरण बोले, आप लिख लो अपने अनुसार। मैंने कितने सारी चीजें बोलकर समझा दी आपको। तनिषा कह रही कॉम्बो बैच, वहां कॉम्बो बैच में नोट्स अपलोड नहीं किए, उसको करेंगे, क्योंकि जो नॉर्मल बैच है उसमें कॉम्बो में ना अपलोड करने होते हैं मैनुअली, हम लोग करेंगे, मैंने कर दिए हैं, हो जाएगा, आप नोट्स की चिंता ना करें। आप पेपर 1 की क्लास ललिता 10 बजे होती है, मॉर्निंग में 10 बजे। वर्षा कह रही सर अब से पहले टीचिंग एप्टीट्यूड हार्ड लगता था, बट आपसे पढ़ते हैं, हंसते हंसते पढ़ा देते हो, अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच मामा ठाकुर। सर कठिन शब्द का नोट आप प्रोवाइड करवा दीजिए। भाई मैंने कोई नोट्स बनाकर नहीं रखे हैं, मैं क्लास में लिखवाता हूं कठिन शब्द को, या सबसे लिखवा रहा हूं, लिख लो भाई। देखो जितना आप लिखोगे ना अपने हाथ से उतना याद रखोगे, नोट्स में तो नहीं है ये चीजें, हर चीज नोट्स में नहीं होती है। कठिन शब्द में बोलता हूं वो तुमको लिखने हैं, हर चीज नोट्स में दे दूंगा पढ़ोगे नहीं ना। कोई भी व्यक्ति नोट्स नहीं पढ़ता है, मुझे पता है, मैं भी नहीं पढ़ता था पहले। सिर्फ नोट्स लेने हैं हमको, पढ़ने नहीं है, सिर्फ लेने हैं। अपने हाथ से लिखोगे कॉपी में, यहां कोई नोट्स नहीं मिलेंगे इस तरीके के। कठिन शब्द हर एक शब्द का अर्थ बताया है, हर एक शब्द का अर्थ बताया है, तब से क्या कहां गया था, तब से यहीं लिखने हैं सारे नोट्स, कोई नोट्स नहीं मिलेंगे, सारे अर्थ यहीं से लिखने हैं। अगर आपको लगता है कि क्लास में, दोबारा क्लास देखो फिर लिखो फास्ट करके। भाई जितना आप खुद के हाथ से लिखोगे ना उतना सीखोगे, इतना मान लो आप। अपने आप को आलसी मत बनाओ, आप जितना खुद के हाथ से लिखोगे उतना सीखोगे। इसलिए मैं खुद के हाथ से, मैं खुद भी लिखता था ना पहले, मैं खुद भी लिखता था, कॉपी पेन साथ में लिखकर बैठो। मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि मैं एक एक शब्द को समझाऊंगा, चाहे मैं 10-20 क्लास एक्स्ट्रा ले लूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं उससे। ललिता कह रही सर जी ईमानदारी से मैंने आज तक इतने अच्छा पढ़ाने वाले गुरुजी आप ही देखे हैं सर जी। थैंक यू भाई, आप लोगों की सफलता ही मेरी सफलता है।
हाँ, क्लास खत्म हो गई है, 1.5 घंटे की हमारी क्लास हो गई, अभी 11:30 बज गए हैं। हमारी क्लास 10 बजे से चलती है। बहुत थैंक यू आपका। और कुछ लोग आपको चने की झाड़ में चढ़ा रहे हैं गुरुजी, धर्मराज पटेल। अरे तो भाई आप हो ना उतारने वाले, चने को तोड़ने वाले, आप जैसे लोग भी तो चाहिए एक दो। गुरुजी को चने की धाड़ पर चढ़ा रहे हैं मान लेते हैं, पर आप लोग भी तो ना चने को उखाड़ने वाले एक दो ऐसे भी चाहिए। ओके सर, हिंदी साहित्य की यूट्यूब पर क्लास कब होती है? हिंदी साहित्य बेटा मैं यूट्यूब पर नहीं पढ़ाता हूं। हिंदी साहित्य में टैब पर ही पढ़ाता हूं, यूट्यूब पर नहीं पढ़ाता, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं यूट्यूब पर हिंदी साहित्य पढ़ाऊं। बच्चे मेरे नाम से ले लेते हैं, हिंदी साहित्य कैसा पढ़ाता हूं ये बालक कह देंगे। भाई कोई हिंदी साहित्य का बच्चा है तो बताओ मैं कैसा हिंदी साहित्य पढ़ाता हूं। मैं आंख बंद कर लेता हूं, सच्ची झूठी जो बात हो कह दो। हिंदी साहित्य में आप अनुभव पूछ लो किसी से, मैं यूट्यूब पर नहीं पढ़ाता हूं, क्योंकि बच्चे, उनको पता है जब डॉक्टर लोकेश वाले हिंदी पढ़ा रहे होंगे तो गर्दा उड़ा रहे होंगे, तो वो मेरे नाम से ले लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं क्लासेज में। हिंदी यूट्यूब पर नहीं पढ़ाता हूं, वो मेरे नाम से ही ज्वाइन कर लेते हैं हिंदी साहित्य की क्लास। जितना मैं, जैसा मैं पेपर 1 पढ़ाता हूं ना, वैसा ही हिंदी साहित्य पढ़ाता हूं, इतने ही दिल से, इतने ही मन से, इतने ही आराम से, एक एक चीज समझाते हुए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। अब हम कल मिलेंगे, मतलब हिंदी वालों के बच्चों से 8 बजे मिलेंगे। क्लास ऑलरेडी बना रखी है, हिंदी वालों से 8 बजे मिलेंगे, और आप लोगों से पेपर 1 के लिए फिर कल मिलेंगे। सारे नोट्स वगैरह की सारी चीजें आज हम सेटलमेंट कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, ख्याल रखो अपना, शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऐप को डाउनलोड कर लेना, और यहां पर साथियों मेरे अलग अलग प्रकार के बैच चल रहे हैं, और यहां पर इस समय छूट भी चल रही है। आप आज ही जाकर साथियों ज्वाइन कर लेना। मेरे यहां पर ये सब्जेक्ट की क्लास होती है। पेपर 1 मैं खुद पढ़ाता हूं, हिंदी साहित्य मैं खुद पढ़ाता हूं, हिस्ट्री डॉक्टर सुरेंद्र पढ़ाते हैं, होम साइंस डॉक्टर नीलू पढ़ाते हैं, उसी प्रकार से एजुकेशन, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ऐसे तमाम सब्जेक्टों के हमारे यहां पर कोर्सेज चल रहे हैं। तो आप साथियों अगर फीस देने में सक्षम हैं, बहुत नाम मात्र हैं, तो यहां ज्वाइन करो। अगर आपको लगता है कि हम फीस देने में सक्षम नहीं है तो कोई बात नहीं, डॉक्टर लोकेश वाली है आपके लिए। आप बैच हनुमाना देखो, पेपर 1 वहां से